हाँ भाई, कल अपन जो पढ़ा रहे थे उसी से आगे बढ़ते हैं। बीच में अधूरा रह गया था टॉपिक। तो फोकस बिंदु एफ, फोकस बिंदु एफ का अपने पास परिभाषा भी बताई थी कि किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से वास्तव में गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस बिंदु कहा जाता है। ठीक है, फोकस बिंदु वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। सबसे पहले अपन चलें, जो अवतल दर्पण है इसमें फोकस बिंदु वास्तविक होगा, उत्तल दर्पण है इसमें फोकस बिंदु आभासी होता है। सबसे पहले यहां से देखें, कल भी बताया था मैंने, ये प्रकाश की किरण इधर से आई, ये इधर से गई, ये इधर से आई, इधर से गई, तो वास्तव में गुजर रही है, इसका मतलब फोकस बिंदु वास्तविक हो गया। यहां से अगर अपन चलें तो ये किरण इधर गई, ये इधर चली गई। कोई आदमी अगर यहाँ से देखेगा इसको तो वो यहाँ पीछे से आती हुई प्रतीत होगी, जहां से आती हुई प्रतीत होगी वो बिंदु अपने पास क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। इसका फोकस बिंदु क्या हो गया? काल्पनिक, मतलब आभासी हो चुका है अपने पास। इसका फोकस बिंदु कैसा हो गया? वास्तविक हो जाता है। ठीक है, यही चीज जो है मैं तुम लोगों को बता देता हूं, लेंस में उल्टी हो जाती है भाई, लेंस में उल्टा हो जाएगा। लेंस में क्या होगा कि उत्तल लेंस का फोकस बिंदु वास्तविक होगा और अवतल लेंस का फोकस बिंदु आभासी हो जाता है। तो दोनों में अपने पास वाइस वर्सा चलता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि दोनों में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलें फोकस दूरी, फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। फोकस दूरी की परिभाषा आप जानते ही हैं, अपने पास क्या रहती है? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो ये देखो भाई, ये पोल हो गया इसका, पी और एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पर ये हो जाएगी फोकस दूरी का मान अवतल दर्पण के लिए एफ जो है वो नेगेटिव होगा और उत्तल दर्पण के लिए इसका मान पॉजिटिव होता है। यही चीज लेंसों में लागू होती है, लेंसों में इसमें उल्टा नहीं करना है भाई। उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की ही फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की ही फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, दोनों की ही फोकस दूरी नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होती है। क्लियर है मैटर? क्यों होती है पॉजिटिव नेगेटिव? आगे मैं चिन्ह प्रथाएं पढ़ाऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अपन चलें द्वारक, एपरेचर। ठीक है, द्वारक का मतलब ये है जैसे ये दर्पण है, ठीक है, तो इस दर्पण का व्यास मतलब यहां से यहां तक की ये दूरी, ये अपने पास दर्पण का द्वारक कहलाती है। तो द्वारक की ये परिभाषा भी है कि दर्पण का वह अधिकतम भाग जहां से परावर्तन प्राप्त किया जा सकता है या जिसमें अपने पास परावर्तन हो सकता है उसे अपने पास द्वारक कहा जाता है। क्लियर है? तो द्वारक का मीनिंग आ गया अपने पास कि दर्पण का व्यास जो है वो द्वारक कहलाता है। उसके बाद में एक टर्म और है इसमें, कोणीय द्वारक, एंगुलर एपरेचर। कोणीय द्वारक का मतलब यूं है, इसी में बता रहा हूं। देखो ये वक्रता केंद्र हो गया सी, ठीक है, ये यहां से ये यहां तक आ गए अपन। ये कोण, इस कोण को कोणीय द्वारक कहा जाता है। तो कोणीय द्वारक का परिभाषा क्या होगी कि द्वारक के द्वारा वक्रता केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? कोणीय द्वारक कहलाता है। तो अपने पास कोणीय द्वारक हो जाएगा इसमें M1 कोण M1 CM2, ये कोणीय द्वारक कहलाता है। ठीक है,
तो दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी वो सारी की सारी क्लियर करा दी हैं। अब एक बार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ भाई, डायग्राम बनाता हूँ तब मैं वॉल्यूम जो है वो म्यूट कर देता हूँ, तो वापस चालू कर दिया है। एक तो क्वेश्चन था कि इसमें किसी बच्चे ने पूछा था कि प्लेन मिरर में भी फोकस होता है क्या। समतल दर्पण में फोकस बिंदु की स्थिति अनंत पर होती है भाई, वक्रता केंद्र भी अनंत पर, फोकस बिंदु भी अनंत पर ही होता है। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे भाई फोकस वो अनंत पर होता है और अनंत होता ही नहीं है, तो इसको यूं मान लो कि यहाँ फोकस नहीं होता है। तो समतल दर्पण में ये माना जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की दिशा में ही वापस लौट जाती है। मतलब अगर किरणें समांतर आ रही है समतल दर्पण पर, यूं आ रही है तो यूं की यूं ही वापस चली जाती है। तो अपन ये कहें कि वो किरणें कहाँ जाके इकट्ठी होगी, वो अनंत में जाके इकट्ठी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है समझने में ये तो। अब अपन चलते हैं किरणों के नियम।
हाँ भाई, सबसे पहले अपन चलते हैं किरणों के नियम। आप ये 10th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वीडियो भी नहीं आ रहा है क्या भाई? वीडियो तो आना चाहिए। अंकित आचार्य, अब तो आ रहा है वीडियो? वीडियो में दिक्कत थोड़ी आ रही है, वीडियो तो आ रहा है। अब सबसे पहले अपन चलें किरणों के नियम। किरणों के नियम में पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो सबसे पहले अपन चलें, अवतल दर्पण में वास्तव में गुजरती है, उत्तल दर्पण में ये किरणें गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो इसको अपन ये कहते हैं कि अभिसारित होती है या अभिसारित होती हुई प्रतीत होती है। कन्वर्ज और अपीयर टू कन्वर्ज, पहला नियम। दूसरा नियम यहां से देखें आप, पहले नियम का उल्टा नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी दर्पण के फोकस से चलने वाली किरणें, फोकस से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये रहा इसका एग्जाम्पल। अवतल दर्पण दिख रहा है, इसके फोकस पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो प्रकाश की किरण यहां से चली, ये इधर से चली, ये दोनों किरणें फोकस से चलती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें अपने पास मामला दूसरा है। उत्तल दर्पण में आप जानते हैं कि फोकस बिंदु आभासी होता है। तो फोकस बिंदु आभासी होता है तो वहां से किरणें चल तो नहीं सकती, पर इसको यूं समझें कि फोकस पर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये देखो, ये किरण किस पर आपतित हो रही है? फोकस पर। ये भी किस पर आपतित हो रही है? फोकस पर। तो परावर्तन के पश्चात दोनों मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब एक चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूं, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जा सकता है भाई? समांतर किरणों को इकट्ठी करने में, और अगर कोई बिंदु स्रोत है तो उससे समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है। तो समांतर किरणों को इकट्ठी करने में, और अगर कोई बिंदु स्रोत फोकस पर रखा हुआ है तो समांतर किरणें प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जा सकता है, अवतल दर्पण का उपयोग। ये रहा देखो एग्जाम्पल, ये समांतर किरणें हैं, इसको इकट्ठी कर देगा। ये किरणें अपने पास इसमें देखो, फिर वापस यहां से चलने वाली किरणें हैं, इनको ये समांतर कर देगा। क्लियर है? उत्तल दर्पण का उपयोग क्या कर सकते हो? समांतर किरणों को फैलाने में किया जा सकता है। समांतर किरणों को फैलाने में किया जा सकता है, और फैली हुई किरणों को समांतर करने में किया जा सकता है। समांतर किरणों को फैलाने में और फैली हुई किरणों को समांतर करने में किया जा सकता है। उत्तल दर्पण की सहायता से किरणों को इकट्ठी नहीं कर सकते वो भी, ठीक है। उत्तल दर्पण की सहायता से किरणों को इकट्ठी करना संभव नहीं है। फैली हुई किरणों को समांतर कर लो और समांतर हुई किरणों को फैलाया जा सकता है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अपन चलते हैं। ये तीसरा नियम है भाई। तीसरा नियम ये कहता है कि किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण जब परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका मार्ग आपतित किरण के मार्ग के समान होता है, अर्थात वह प्रकाश की किरण वापस उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा में वो आई थी। तो अब देखो एक बार, जैसे ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो टकरा के इधर ही जाएगी, फिर ये किरण इधर से आई फिर टकरा के इधर ही जाएगी। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है भाई? तो थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाओगे तो तुम लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाई थी, ये देखो यहाँ देखो एक बार, ये अभिलंब है। अभिलंब की दिशा में कोई किरण आएगी, आपतन कोण भी 0 और परावर्तन कोण भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाता है। अब आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र को दर्पण के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा सदैव दर्पण पर अभिलंब होती है। जब दर्पण पर अभिलंब होगी इसका मतलब जिस दिशा में प्रकाश की किरण आएगी टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, तो आ गया समझ में अपने पास? इसमें ये हो गया।
नेक्स्ट अपन चलें, उत्तल दर्पण में मामला यूं चलेगा, इसमें वक्रता केंद्र से किरणें रवाना नहीं हो सकती, इसमें किरणें वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में चली जाती है। तो मेरे हिसाब से ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक छोटा सा डायग्राम और है, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, तो आपतित किरण के द्वारा मुख्य अक्ष से बनाया गया कोण तथा परावर्तित किरण के द्वारा मुख्य अक्ष से बनाया गया कोण दोनों बराबर होते हैं। इसलिए ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होता है। ये भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, और यूं जो है ना, ये बहुत आसान काम है समझना इसको। ये वक्रता केंद्र वाली लाइन है, तो अभिलंब हो गया अपने पास, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, इन दोनों ही मान क्या होते हैं, बराबर। तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण का और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे भाई। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा है सर वॉइस नहीं आ रही, दूसरा मैसेज क्या करता है, आएगी बोलने तो दे सर को। वो डायग्राम बना रहा था ना तब तो, अच्छा आपने लिखा है क्या? मैं मान रहा था, मैंने कहा बच्चे ने लिख के भेजा है, आएगी बोलने। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर और एफ में संबंध, तो दर्पण के लिए आर और एफ में रिलेशन अपने को फाइंड करना है। माना कि कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है आपको, इसका ध्रुव P हो गया, फोकस बिंदु F हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया। क्लियर? कोई प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर B बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। देखो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर गई। यहां से अपन चले B को C से मिलाने वाली रेखा, B फॉर बॉम्बे, ठीक है ना, B को C से मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, दर्पण पर अभिलंब हो जाएगी अपने पास। इसलिए अगर ये कोण थीटा, तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा। परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन चले यहां से, अब शुरुआत करते हैं। कोण CBF इज इक्वल टू
कोण ए बी सी परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से आगे अपन चले। यहां से अगर आप देखोगे, देखो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाता है ये। तो अपन ये लिख सकते हैं इसमें कोण बी सी एफ बराबर कोण ए बी सी। कौन सा कोण हो जाएगा भाई? एकांतर कोण हो जाएगा अपने पास। ठीक है, ये एकांतर कोण हो गया। आगे एक चीज और चलते हैं, एक एकांतर कोण और देखो भाई, यहां से देखो एक बार, ये रहा, ये दिख रहा है तुम लोगों को? ये देखो यूं चल के और यूं आ गए, ये टोटल कोण 2 थीटा, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा भाई? 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन? देखो एक बार इसको लिख सकते हैं कोण बी एफ पी इज इक्वल टू कोण ए बी एफ। ये फिर एकांतर कोण हो गया। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर फिर भी इसमें कोई दिक्कत हो तो एक बार आप पूछ सकते हैं। क्लियर? आगे चलूं। अब अपन लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज ले रहा हूं भाई मैं, बी सी पी दिख रहा है, बी सी पी, त्रिभुज बी सी पी से देखो थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गई, यहां से यहां तक आधार हो गया, तो टेन थीटा काम में ले रहा हूं भाई मैं इसमें। तो टेन थीटा लंब बटे आधार बीपी अपॉन पीसी, थीटा का मान है काफी कम होने पर। थीटा का मान जब बहुत कम होता है तो टेन थीटा लगभग किसके बराबर लिया जा सकता है? थीटा के बराबर लिया जा सकता है। देखो भाई थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेगी, टॉपिक से थोड़ा सा अपन अलग चल रहे हैं, है ना। ये टेन थीटा थीटा के बराबर ये कैसे क्या होते हैं, वैसे 11th में आता है ये सब, फिर भी मैं एक बार के लिए थोड़ा सा बता देता हूं। जब थीटा का मान काफी कम हो, थीटा काफी कम होने पर साइन थीटा को लगभग थीटा के बराबर ले सकते हो, कोस थीटा को लगभग 1 के बराबर ले सकते हो, और टेन थीटा को लगभग थीटा के बराबर लिया जा सकता है। और ये शर्त तब लागू है जब थीटा का मापन रेडियन में होगा भाई। ये कंडीशन कब लागू है? जब थीटा का मापन केवल किस में किया जाएगा? रेडियन में ही किया जाता है। अगर थीटा का मापन रेडियन में होता है तो लागू है। थीटा का मापन रेडियन में है, डिग्री में लागू नहीं होता है। एक एग्जांपल बता देता हूं मैं तुम लोगों को, देखो जैसे मान लो अपन डिग्री में लागू करते हैं तो साइन 30, अगर आप डिग्री में लागू करते हैं तो साइन 30 का मान लगभग किसके बराबर होना चाहिए? 30 के बराबर, जो गलत है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो साइन में अधिकतम मान ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? साइन 90 का मान 1 होता है भाई, और साइन 0 का मान 0 होता है। आप सब जानते हैं साइन का अधिकतम धनात्मक मान 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा होना पॉसिबल नहीं है। तो साइन में 1 से ज्यादा मान नहीं हो सकता। यहाँ उत्तर आ रहा है 30, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो पहली बात तो ये तय हो गई कि थीटा का मापन डिग्री में नहीं होगा। ये कंडीशन के लिए थीटा का मापन किस में होगा? रेडियन में। अब रेडियन में चल के बता देता हूं मैं। देखो अगर रेडियन में लिखोगे तो साइन 30 का रेडियन कितना हो जाएगा भाई? 30। आप जानते हैं पाई बटे 180 से गुणा कर दो तो साइन पाई बाई 6 हो गया। अब साइन पाई बाई 6 को लगभग पाई बाई 6 लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? फिर देखो एक बार बताता हूं मैं तुमको। पाई का मान कितना होता है? 3.14 बटे 6। जब इसको सोल्व करोगे ना तुम लोग तो लगभग आंसर आएगा 0.52 और ये यहां तक आएगा अपने पास। साइन पाई बाई 6 का मान लगभग कितना आएगा? 0.52 आ जाएगा। अब
एक सेकंड भाई, एक लड़के को ज्वाइन कर देते हैं। हाँ, तो इसमें मान कितना आ गया 0.52, और यूं आप जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। 10वीं में सारणी में पढ़ चुके हैं। 1/2 का मतलब कितना होता है बताओ, 0.5, ये 0.52, ये 0.5। लगभग बराबर आया कि नहीं आया ये बता दो। आया लगभग बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा लगभग किसके बराबर हो सकता है, थीटा के बराबर। कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ये है कि थीटा का मापन किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। कोस थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। इनको भी ऐसे ही प्रूव किया जा सकता है, उदाहरण भी बता देता हूं। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, ये मैंने एग्जांपल जो है ना 30 डिग्री, ये तो मैंने बहुत ज्यादा लिया है, फिर भी लागू हो रही है ये कंडीशन। नहीं तो ये जो कंडीशन है ना आपकी, ये थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये 30 डिग्री तक के लिए लागू नहीं होती है। ये सारी कंडीशन 5-7 डिग्री के लिए लागू होती है। अब कोस 0 का मान होता है 1, आप सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस 0 का मान 1 हो गया। अगर आप कोस 5 डिग्री का मान सारणी में देखेंगे तो कोस 5 डिग्री ये आता है 0.99 के बराबर, और ये भी लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब समझ में आ गया कि कोस थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। कब, जब थीटा का मान बहुत ही कम हो। थीटा का मान बहुत कम होने पर साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, कोस थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, और टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर। क्लियर है भाई। एक बार चाहे तो इसको मिटा देता हूं, अब ये थोड़ा सा छोड़ दूंगा मैं इसमें, ये लो। अब अपन चलते हैं इसके बाद में आगे बढ़े, ये उतार भी लेना, फॉर्मूले में काम आ जाएगा। टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, देन वी गेट थीटा इज इक्वल टू बीपी अपॉन क्या हो जाएगा, पीसी, और थीटा बराबर बीपी अपॉन पीसी का मान कितना होगा भाई, देखो आर के बराबर हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या हो गई कि नहीं हो गई, ये कैपिटल आर के बराबर हो गया। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। आगे चलो, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसमें तो त्रिभुज है बीपीएफ, त्रिभुज बीपीएफ से, ये बीपीएफ हो गया। इसमें 2 थीटा के सामने की भुजा तो हो गई लंब, ये हो गया आधार, ठीक है ना। तो tan 2 थीटा काम में ले अपन, तो क्या रहेगा, tan 2 थीटा बराबर बीपी अपॉन पी एफ, ठीक है। और वही 2 थीटा का मान काफी कम होने पर, मान काफी कम होने पर tan 2 थीटा is nearly equal to 2 थीटा, so that 2 थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, बीपी अपॉन पी एफ के बराबर। अब अपन चलें, पी एफ का मान रखो, तो 2 थीटा बराबर बीपी कैसा का ऐसा, पी एफ का मान हो जाएगा एफ। समीकरण 1 से मान रखो भाई, क्या आएगा बताओ, 2 इंटू बीपी अपॉन आर इज इक्वल टू बीपी अपॉन एफ। ये बीपी से बीपी कैंसिल आउट, देन अपने पास क्या रहेगा, 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f, या f बराबर क्या लिखा जा सकता है, r/2। तो अपन ये कह सकते हैं कि दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का दुगुना होता है, या किसी भी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे भाई।
हाँ भाई, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। आ रही है, सुनाई दे रहा है ना सबको? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण को पानी में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इस दर्पण को पानी में डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी? अब तुम्हारे में से देखिए, एक तो निकिता आंसर बताएगी, क्या रहेगा, मैसेज करके भेज दो। एक सुनीता, या जो भी अपने पास लड़के हैं, जल्दी से जल्दी आंसर कौन दे सकता है? एक बार क्वेश्चन में दोबारा बोल देता हूं। 10 सेंटीमीटर, मयंक, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। देखो, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज मत होना। अवतल दर्पण की या किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या केवल किस पर डिपेंड करती है? वक्रता त्रिज्या पर ही। फोकस दूरी केवल वक्रता त्रिज्या पर ही निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। इसीलिए एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी वायु में 10 सेंटीमीटर है, तो पानी में डुबोने पर कितनी हो जाएगी? पानी में डुबोने पर या माध्यम में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? बाकी किसी ने कोई आंसर नहीं दिया है भाई, रस्तोगी, इसको भी आंसर देना था, पर ये आंसर इसने नहीं दिया है। ठीक है, अब अपन चलते हैं। ये जो रिलेशन पढ़ाया था मैंने, ये रिलेशन मैंने पढ़ाया था अवतल दर्पण के लिए। तुम्हारे सिलेबस में केवल अवतल दर्पण के लिए ही है। फिर भी यदि कभी उत्तल दर्पण के लिए ये रिलेशन पूछ लिया जाए तो मैं डायग्राम बता देता हूं। आप डायग्राम से वापस वैसा का वैसा ही अपने पास डिराइव कर सकते हैं, डेरिवेशन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये लो जी भाई, ये उत्तल दर्पण हो गया। यहां से ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले लेना, ये हो गया यहां से। अब कुछ नहीं करना है, ये फोकस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से वापस अपन चलें, थोड़ा सही बना देता हूं मैं। ये फोकस बिंदु हो गया F, ये वक्रता केंद्र हो गया भाई C। तो यहां से ये एक लाइन खींची मैंने यहां से, ये अभिलंब हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि वह वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा हो जाएगी। अब इसमें यूं करना कि देखो, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा। फिर वापस अपन चलेंगे भाई, देखो यहां से, ठीक है, एक थोड़ा सा यूं कर लूं मैं इसको, आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण पकड़ने पड़ेंगे भाई। ये कोण थीटा, तो ये कोण भी किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर। और शीर्षाभिमुख से ये कोण थीटा, तो ये कोण भी किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर हो जाएगा। अब तो आप सारे त्रिभुज वैसे के वैसे हैं ही अपने पास। ये बिंदु ए ले लेना यहां से, ये बिंदु बी ले लेना, बस केवल ये अपने पास ये शीर्षाभिमुख लिखने हैं। ये भी शीर्षाभिमुख लिख दो, और ये दोनों ही शीर्षाभिमुख लिखने के बाद में बाकी का डेरिवेशन सेम टू सेम वैसा का वैसा ही चलेगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इसी में एक छोटा सा और टॉपिक बता देता हूं मैं। टाइम एक आध मिनट ही बचा है भाई, तो एक बार ये देख लेते हैं थोड़ा। समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है भाई। इसमें यूं रहता है कि ये प्रकाश की किरणें समांतर आएगी तो समांतर ही जाएगी, इधर आई तो फिर इधर ही जाएगी, फिर इधर आएगी तो इधर ही चली जाएगी। तो अभी किसी लड़के ने पूछा था कि समतल दर्पण का फोकस बिंदु कहां पर स्थित होता है? तो समतल दर्पण का फोकस बिंदु इनफाइनाइट पर स्थित होता है, क्योंकि ये किरणें समांतर आएगी, टकरा के वापस समांतर ही चली जाएगी। और कहां पर इकट्ठी हो जाती है? ये किरणें अपने पास अनंत पर जाकर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम हो गया। थैंक यू।